हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज अपने एक नया अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, बिजनेस का जो मेन काम होता है वो पैसा कमाना, रेवेन्यू। ठीक है, इस रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड किया जाए? क्योंकि रेवेन्यू को गलत तरीका से रिकॉर्ड करोगे, गलत समय में रिकॉर्ड करोगे, तब प्रॉफिट भी गलत गलत आ जाएगा। इसके लिए ना ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है ना, इसके लिए इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो बॉडी है आईसीआई, उसने भी एक अलग से डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे के रखा हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखो नंबर भी 9 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 9 ही आ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दे के रखा हुआ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। ये कंसेप्ट ये बताता है कि एक रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड किया जाए और उसका एंट्री जो है कब बुक्स में किया जाए। ठीक है, वही रिकॉर्डिंग ही होगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो बिना टाइम इसके चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू बिजनेस में कैसे आते हैं? दो तरीका से मेनली। एक जो गुड्स के साथ जो डील करता है, गुड्स बेच के आता है, या दूसरा जो तरीका है जहाँ से पैसे, जहाँ से आपके जो रेवेन्यूज आ सकते हैं, दैट इज बाय गिविंग सर्विसेज। जैसे मेरा कोचिंग सेंटर हो गया, कोई रेंट देता है, कोई कमीशन वाला काम करता है, तो ऐसे भी वो लोगों का कमाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना सोचने वाली बात है कि इस रेवेन्यू को, ये जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को हम कब रियलाइज करेंगे, कब रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ये टाइमलाइन के ऊपर ही डिपेंड है। काफ़ी अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें सीनियर क्लासेस में, तो सीए लेवल में तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर आपने उतना चाप नहीं लेना है, हल्का फुल्का ही समझना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बारे में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जो होता है ना, यदि दो चीज़ मेनली, जो आपका जो सेल ऑफ गुड्स के केस में कब होगा, सेल ऑफ गुड्स के केस में। तो सेल ऑफ गुड्स के केस में जब होता है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर, जब आपने टाइटल ऑफ द ओनरशिप और जब रिस्क ऑफ द गुड्स जो है जब वो ट्रांसफर हो जाता है, तब यू कैन रिकॉर्ड द सेल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने गुड्स सेल होकर रखा हुआ है, तो गुड्स सेल होकर रखा हुआ है, 17 तारीख को ऑर्डर आया। ठीक है, क्या अभी इसको हम सेल रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं करना है कि ऑर्डर आया है। ठीक है, मैंने 25 तारीख को 25 को इस ऑर्डर को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड। ठीक है, गुड्स मैंने सप्लाई कर दिया। ये जब मान लीजिए 25 तारीख को, मान लीजिए 27 तारीख को गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर्ड। ठीक है, और 31 तारीख को 31 को मेरा क्या है, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड। अब आप जब एक अकाउंटेंट है ना, आप सेल किस तारीख को लिखेगा, 17 को लिखेगा कि 25 को लिखेगा कि 27 को लिखेगा कि 31 को लिखेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ना 31 मार्च वाला जो टाइम रहेगा ना, उसमें आदमी लोग करोड़ों करोड़ों का सेल को इधर उधर कर देगा और दिखाएगा कि मेरा तो बहुत ज़्यादा सेल होके रखा हुआ है। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो हम लोग को रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये बोलता है, जब टाइटल ऑफ द ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाए, तब आप उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। 17 में सिर्फ ऑर्डर मिला है, ये सेल नहीं है, यहाँ पर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। गुड्स मैंने सप्लाई किया है, ठीक है, तो गुड्स अभी रास्ता में है, पहुँचा भी नहीं है, अभी वो जो गुड्स का जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो मेरे पास ही है। जब गुड्स डिलीवर्ड हो गया, तब जाके वो जो टाइटल ऑफ द गुड्स है मेरा कस्टमर के पास चला गया। एक बार जब कस्टमर के पास वो टाइटल चला गया, तो उसका अब दायित्व, उसका जो रिस्क बनता है, यदि उस गुड्स के ऊपर कुछ भी होता है तो। ठीक है, तो अब इस पॉइंट में, ये वाला डेट में हम क्या करने वाले हैं, सेल बोल के रिकॉर्ड करने वाले हैं। नॉट रिसीविंग द पेमेंट इज मियरली दैट इज अ डेटर विल गिव मी लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। ऐसे ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत काफ़ी कुछ है, लेकिन क्लास बीकॉम और क्लास 11 लेवल में ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको चाप लेने का दरकार नहीं है। पेमेंट रिसीव किया या नहीं, आपको पहले इसको रिकॉर्ड कर लेना है जब टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर होता है। और सर्विस सेक्टर में, जहाँ पर कमीशन का काम होता है, जहाँ पर रेंट वाला काम होता है, जहाँ पर इंटरेस्ट वाला काम होता है, ठीक है, उस केसेस में अपने क्या करेंगे, जैसे कि आप स्पेशली इंटरेस्ट, कमीशन,
मोस्टली आपका सर्विस सेक्टर के केस में, ठीक है, कमीशन, रेंट, ये सारे केस में कब रिकॉग्नाइज होगा? ऑन अ टाइम बेसिस, ऑन अ टाइम बेसिस, ठीक है। ये बताता है कि मेरे को रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब मान लो मैंने रेंट में देके रखा हुआ है, आप मेरे को पैसा एडवांस में देते हैं, दैट इज नॉट माई इनकम, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, एडवांस में मिलके रखा हुआ है, मेरे को आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप मेरे को 1-1.5 महीना बाद देते हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा कि सर क्या मैं 1-1.5 महीना बाद रिकॉर्ड करेंगे? नहीं बेटा, ये कैश बेसिस नहीं है, तुमको कब रिकॉर्ड करना है? मान लो जनवरी का रेंट मेरे को मिल रहा है, तो 31 जनवरी को मेरा ड्यू हो जाता है, टाइमलाइन उसका जो है खत्म हो जाता है, तो ना टाइम बेसिस हम कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? 31 को ही कर लेंगे, ठीक है। या पेमेंट नहीं मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू वो तो ड्यू हो गया ना, मिल जाएगा। अप्रूवल कंसेप्ट में तो ऐसे करते हैं। और यदि पहले मिल गया तो हम उसको एक लाइबिलिटी की तरफ मानेंगे और बाद में जाके उसको हम क्या कर देंगे, रेवेन्यू में ट्रांसफर करेंगे। कब? 31 जनवरी को, या कोई भी एक जो भी मंथ होता है, जो भी एक टाइमलाइन के बेसिस में होता है। सो ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन एम आई गोइंग टू रियलाइज दैट, और व्हेन एम आई गोइंग टू रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू। सो दैट्स इट। तो आई होप ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझे। बहुत एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हायर लेवल के एग्जाम से काफ़ी पूछते भी रहते हैं। तो डोंट वरी, आपको एग्जाम में थोड़ा सा ही लिखिएगा, ओके। ये लोग भी उतना ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा है, इतना लिखिएगा एंड देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो इतना ही आज के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर।